प्यारे छात्रों, कोशिका की संरचना के विषय में कई कोशिकांगों के बारे में हमने आपको बताया। आज कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले केंद्रक यानी न्यूक्लियस की बात करेंगे। वास्तव में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने न्यूक्लियस की खोज की और उसने बताया कि ये सभी जीवित कोशिकाओं मानी सजीवों में पाई जाने वाली जितनी छोटी इकाइयाँ जिन्हें कोशिका कह रहे हैं, कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विशेष रूप से कोशिका के बीच में स्थित होता है, लेकिन बहुत सारी कोशिकाओं में वो अलग अलग स्थानों पर भी मिल सकता है। ये जो केंद्रक होता है ये कोशिका द्रव्य में धंसा रहता है, यानी केंद्रक के चारों ओर साइटोप्लाज्म मिलेगा। गोल आकार का होता है, चपटा होता है, गहरे रंग का होता है। कोशिका द्रव्य का विशेष भाग है। जनरली जो कोशिका होती है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, जबकि कुछ एक ऐसी भी कोशिकाएं हैं जैसे क्लेडोफोरा नाम की एक हरी शैवाल है, उसमें एक से ज़्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। नाम याद करें, क्लेडोफोरा में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। जितनी भी कोशिका के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, जैविक क्रियाएं हैं, वो कोशिका द्रव्य में होती हैं, मगर इन सभी क्रियाओं का कंट्रोल केंद्रक द्वारा होता है। ज़्यादा समय तक कोई भी केंद्रक रहित कोशिका जीवित अवस्था में नहीं रह सकती। अगर केंद्रक के अंदर की बात करें तो बाहर की ओर केंद्रक कला होती है। केंद्रक में जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, इसे हम क्योंकि केंद्रक को कैरियन कहते हैं, KARYON कैरियन, इसलिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, जो केंद्रक के चारों ओर पाई जाने वाली अभी झिल्ली मैंने बताई कि ये डबल यूनिट मेम्ब्रेन है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको हम कैरियोथीका भी कह देते हैं। कैरियोथीका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की उपस्थिति से केंद्रक कोशिका द्रव्य से अलग रहता है और इसी मेम्ब्रेन के द्वारा केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच बहुत सारे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी केंद्रक कला जो होती है ये डिफरेंशियली परमिएबल होती है, जिससे विलेय के कण नहीं जा सकते। विशेष रूप से पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन ये आसानी से विसरित नहीं हो पाते। बाकी जो केंद्रक कला का जो बाह्य झिल्ली है, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है ना, तो बाहरी झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ी रहती है
केंद्रक के अंदर एक अर्ध तरल पदार्थ भरा रहता है जिसमें क्रोमेटिन जाल पड़ा रहता है और इसके पास में एक केंद्रिका भी होती है। ये केंद्रिका है, ये जो दिखाई दे रही है। केंद्रक द्रव के जो पदार्थ हैं वो पारदर्शी होते हैं और इसमें केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन युक्त आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज और हिस्टोन प्रोटीन ये उपस्थित होती है। जितने भी प्रोटीन हैं वो सब कोशिका द्रव्य में ही संश्लेषित होते हैं और केंद्रक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहुंचाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य कोशिका विभाजन के समय भिन्नता का प्रदर्शन करता है। केंद्रक में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पाई जाती है और इसमें राइबोसोम और आरएनए भी होता है। ये जो न्यूक्लियोलस की बात कह रहे थे हम, न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना ने की। और जो नाम है न्यूक्लियोलस वो बोमेन ने दिया। इस न्यूक्लियोलस का निर्माण क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। इसके चारों तरफ, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी ये न्यूक्लियोलस जो है वो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है। केंद्रिका की संख्या केंद्रक में एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे प्याज के केंद्रक में अगर केंद्रिका की संख्या देखें तो वहाँ 4 होती है। तो ये केंद्रिका की बात थी, ये पढ़ लेंगे आप। केंद्रिका मैंने बताया झिल्ली रहित संरचना है। अब गुणसूत्र की थोड़ी सी बात करते हैं। गुणसूत्र जो न्यूक्लियोप्लाज्म था, केंद्रक रस था, उसके अंदर क्रोमेटिन के धागों का एक जाल फैला रहता है जिसे हम क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन पदार्थ के छोटे टुकड़े वो गुणसूत्र कहलाते हैं या क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया। अगर एक क्रोमोसोम को देखें तो इस क्रोमोसोम में आपको बीच में ये काइनेटोकोर मिलेगा। एक डिप्रेशन सा हरे रंग का दिखाया गया है इसमें। काइनेटोकोर सेंट्रोसोम का काम करता है। इस से 2 धागेदार रचनाएं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ये दोनों धागेदार रचनाएं जुड़ी हुई हैं। इन धागेदार रचनाओं को हम क्रोमोनीमा कहते हैं। बाकी इस काइनेटोकोर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांट देते हैं हम। पहले कहलाते हैं टीलोसेंट्रिक,
जिसमें ये जो काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर जो था वो गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित होता है। ये कंडीशन, ये वाली स्थिति जो है वो टीलोसेंट्रिक है। एक सिरे पर ये गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर स्थित है। दूसरी कंडीशन जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक छोर पर स्थित होता है, छोर के निकट आप कह सकते हैं, क्योंकि छोर तो यहाँ है, ये छोर के निकट है इस जगह, जिसके कारण इसकी एक भुजा तो हो जाती है लंबी और दूसरी भुजा हो जाती है कुछ छोटी। ये स्थिति एक्रोसेंट्रिक कहलाती है। ये टीलोसेंट्रिक थी, ये एक्रोसेंट्रिक है। एक्रो, ये टीलो। और दूसरी है सब मेटासेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित होता है और इसमें गुणसूत्र एल या जे के आकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का। इसको हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। एक चौथी कंडीशन है जिसमें मेटासेंट्रिक है, जिसमें गुणसूत्र दो समान भागों में बटे होंगे। ये भुजा जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये भुजा है। सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचों बीच स्थित होगा। ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। तो इस तरीके से ये चार प्रकार के हैं: टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में गुणसूत्र जे या एल के आकार का दिखाई देता है। अब बात करते हैं माइक्रो बॉडी की। बहुत सारी झिल्लियों से बनी हुई छोटी छोटी थैलियों जैसी रचनाएं, जिनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पौधे और जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। इन्हीं को हम माइक्रो बॉडी कहते हैं। तो ये आपका पाठ ख़त्म हुआ।